गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टाउन क्लास 8 विषय विज्ञान। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 10 किशोर अवस्था की ओर, जो हमारा काफ़ी हद तक पूरा हो गया था। उसे आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं। मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जन्मावस्था का प्रारंभ यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर अंडाशु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाशु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिसमें अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सकें, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उसकी स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिनियों सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्षों की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकते हैं। पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक की होती है। क्या यह सही है? ऋतुमास चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्वचन की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु तथा गर्भावस्था में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? मैंने अपनी माँ और चाची की बातें करते सुना। मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, मुझे ये जानने की उत्सुकता है। इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़कियों में विकसित होता है, लड़का अथवा लड़की? निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अथवा गुणसूत्रों में निहित होता है। अध्याय 8 का स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी लिंग सूत्र है, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2
परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। इनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र तथा दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। चित्र 10.4 को देखिए। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में दो एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मज नर शिशु में विकसित होगा। अब आप जान गए कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। इस चित्र को देखें बेटा। पुरुष में एक्स वाई होता है जबकि स्त्री में एक्स एक्स होता है। जब एक्स वाई जब मिलते हैं तो पुत्र का यानी कि नर का जन्म होता है, और यदि दोनों एक्स होते हैं तो स्त्री का जनन होता है। आगे देखेंगे लिंग हार्मोन्स के अतिरिक्त अन्य हार्मोन्स। चित्र 10.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स जनांगों को उनके हार्मोन्स उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एडिनल अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियां भी है। इस चित्र में देखेंगे आप। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आसपास होती है, थायराइड ग्रंथि गले में होती है, एडिनल ग्रंथि चेस्ट के आसपास होती है और अग्नाशय में होती है। स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति यहाँ होती है, वृषण यहाँ होता है। मानव शरीर के अंतःस्रावित ग्रंथियों की स्थिति। बोझो और कोयली को याद है कि एक बार जब वे अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसके गला बहुत फूला हुआ था एवं उभरा हुआ था। उसकी बुआ ने उन्हें बताया था कि काका थायराइड नामक व्याधि से ग्रसित है जिसे थायराइड ग्रंथि का रोग कहते हैं। काका की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर रही थी। उसकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफाजी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा था। बोझो एवं पहली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एडिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एडिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एडिनेलिन नामक हार्मोन्स का स्वाद भी करती है। एडिनेलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव एवं के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एडिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन्स का श्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स भी स्रावित करती है जो व्यक्ति को सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन्स का योगदान। क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन्स का योगदान। आप रेशम के कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ चुके हैं।
इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक उसके चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। प्रश्न है आपका, कायांतरण किसे कहते हैं? तो आपको इसका उत्तर देना है। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्धित नहीं हो सकते। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण गाइटर हो जाता है। किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्रित कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। लोहे आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लोहे प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित है एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्य सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल है जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करती है? क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करती है? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है? चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें पोषक मात्रा प्राप्त नहीं होती है।
अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए और उन खाद्य पदार्थों का नाम लीजिए जो आपने पिछले दिन कल नाश्ते में किए थे। देखिए 10.6 प्रेरणा लेकर के चार्ट प्राप्त किया है, जिसमें हमारे पास है मांस है, सब्जियां हैं, दूध है, अंडे हैं, फल और दालें, खाद्यान्न वगैरह है। व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरियों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। ये आज हमने यहाँ तक पढ़ा। कल हम इसमें आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप कुछ प्रश्नों के जो इसमें बन रहे हैं वो करके लाएंगे अपने अभ्यास पुस्तिका में। पहला प्रश्न लीजिए। किशोर को पोषण की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है? दूसरा प्रश्न, कायांतरण किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, थायराइड की कमी से थायराइड ग्रंथि से कौन सा रोग होता है? इन 3 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। आप अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर हल करके लाएंगे। कल हम इसी इसी समय मिलेंगे। तब तक आप इस पाठ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। थैंक यू।